सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 5 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे खबरें हैं जनसत्ता जनगणना को लेकर। 2027 की घोषणा की गई है। 100 साल बाद जातियों की जाएगी गिनती। इसके अलावा न्यायपालिका में जो आए दिन करप्शन के केस निकल के आ रहे हैं उसको लेकर प्रधान न्यायाधीश साहब ने अपने एक यही कहा कि अगर ऐसा ही होने लगा तो फिर न्यायपालिका से जनता का विश्वास उठ जाएगा। बढ़ते हैं अपने संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में है दोस्ती में दरार, फिर साख पर सवाल और प्लास्टिक प्रदूषण से जूझती महिलाएं। अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राहें अब अलग अलग हो गई हैं। इस बार मुद्दा भारी भरकम खर्च को लेकर है। मस्क लागत में कटौती और दक्षता में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या और खर्च में कटौती की वकालत की। दरअसल ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही मस्क को ये अहम जिम्मेदारी सौंप दी थी। तब ट्रंप और मस्क की गहरी मित्रता से लगा था कि अमेरिका नए रास्ते पर चल पड़ा है। मगर मार्ग में बाधाएं तब आना शुरू हुई जब मस्क के कई फैसलों का अमेरिका में विरोध होने लगा। वहीं ट्रंप की नीतियों से उनके कारोबारी हित में टकराने लगे। असल में जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक विभाग इन्होंने बनाया था, जिसका काम था ब्यूरोक्रेसी को कट करना। जो सरकार के ऊपर बोझ है भारी मात्रा में खर्चे अननेसेसरी वाले जो ब्यूरोक्रेसी डाल देती है, उसे कट करना। मगर इसको लेके इन्होंने सरकारी खर्च कम करना बंद करे, डिपार्टमेंट्स को बंद करना शुरू करा, लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया। भारी विरोध झेलना पड़ा ट्रंप सरकार को, जिस वजह से ये निर्णय बाद में वापस लेना पड़ा। बस हमेशा वादों में रहे हैं। उनके कई मंत्रियों से नीतिगत विवाद हुआ। वहीं उनके आक्रामक कदम से ट्रंप प्रशासन ने भी तनाव दिखा। सरकारी कर्मियों की छटनी करने का साहसा विरोध हुआ। ऐसे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा। मस्क की नीतियों से चिंतित ट्रंप को कहना पड़ा कि नौकरियों के मामले में सरकार की चलेगी, ना कि मस्क की। अब अल्टीमेटली बहुत हर तरफ से विरोध होने के कारण कहीं सरकार ही कमज़ोर ना हो जाए, ट्रंप साहब को इस पूरे डिसीजन को वापस लेना ही पड़ा, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से उन्होंने शुरू करने का प्रयास करा था। अब फिलहाल कुछ समय पहले शुल्क और व्यापार के मसले पर भी उनके बीच मतभेद गहरा गया था। ट्रंप के ठेस पहुंचाने वाले बयानों से भी मस्क का मोहभंग हुआ। सवाल है कि क्या अब मस्क के विरोध और सरकारी जिम्मेदारी छोड़कर अलग हो जाने के बाद ट्रंप मनमाने फैसले करने और बड़बोलेपन से बचने का प्रयास करेंगे। अब फिलहाल ये तो हमारा मुद्दा नहीं है, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रन करना और बिजनेस रन करने में फ़र्क होता है। बिजनेस को आप अपने हिसाब से रन कर सकते हो तो नुकसान फ़ायदा आपका। सरकार को अपने आप से रन नहीं कर सकते। आपको सारी सारी लोगों को साथ में लेके चलना होता है, अपने सहकर्मियों के साथ साथ जनमानस को भी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं तो साख पर सवाल। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में सूचिता पारदर्शिता प्राथमिक शर्त है। मगर राजनीतिक नफ़ा नुकसान के गणित में सरकारों ने सबसे अधिक कमज़ोर इन्हीं संस्थाओं को किया है। शायद ही कोई संवैधानिक संस्था बची है जो भ्रष्टाचार और कदाचार की जगड़बंदी से मुक्त हो। फिर भी जब इन संस्थाओं के भीतर से ही शुचिता आने की संकल्प उभरते हैं तो स्वाभाविक रूप से बेहतरी की उम्मीद बनती है। देश की न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। निश्चित अदालतों में तो ऐसे आरोप आम रहे हैं, पर ऊपरी अदालतों में भी पिछले कुछ वर्षों से ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे न्यायपालिका की साख पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने इस समस्या की साफ गोई से स्वीकार किया और इसे दूर करने का संकल्प दोहराया है, तो सकारात्मक नतीजों का भरोसा बना है। ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं से जनता का भरोसा टूटता है। दुख की बात है कि न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने भारतीय न्यायपालिका के भीतर जड़े जमा रहे या जम चुकी
जमा चुकी उन सभी समस्याओं को बड़े साफ शब्दों में स्वीकार किया, जिन्हें लेकर अंगुलियां उठती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय और कुछ न्यायालयों के न्यायाधीशों के राजनीतिक दबाव में या निजी स्वार्थ साधने के मकसद से फैसले सुनाने को लेकर काफ़ी असंतोष जाहिर किया जाता रहा। कुछ न्यायाधीशों ने सेवामुक्ति होने के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार कर लिया, तो कुछ चुनावी मैदान में उतर गए। इससे किसी भी रूप से नैतिक नहीं माना गया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया है कि वह सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे ये उम्मीद तो बनी है कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश सत्ता के किसी दबाव में ना आकर कोई फैसला सुनाने से बच सकेंगे। बिल्कुल 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 ट्रांसपेरेंसी होने की ज़रूरत है जुडिशरी में, क्योंकि वो एक आखिरी जगह बसती जहाँ पे जनता का विश्वास आज भी बना हुआ है। लोकतंत्र में न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा इसलिए भी बना रहना बहुत ज़रूरी है कि यही एक स्तंभ है जिस पर संविधान की रक्षा का दायित्व और राजनीतिक तथा व्यवस्थागत कदाचार पर नकेल कसने का अकूत अधिकार है। ये भी अनुभव तो जाहिर है कि जब भी न्यायपालिका कमज़ोर दिखती है तो सत्ता पक्ष की मनमानियाँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए न्यायाधीशों का व्यक्तिगत आचरण बहुत मायने रखता है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इस तकाजे को जैसे भुला दिया गया है। कुछ न्यायाधीशों के सुर्खियां बटोरने के लोभ की वजह से न्यायिक सक्रियता का सवाल भी उठता शुरू हुआ है। कोलेजियम प्रणाली और न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्षपात आदि के आरोप में सुगबुगाते रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर प्रधान न्यायाधीश ने बड़ी बेबाकी से बात कही और उन्हें दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे प्लास्टिक को लेकर। जैसे कि थीम इस बार की है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण ने न केवल पारिस्थितिक तंत्र की नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ये सामाजिक और लैंगिक असमानता को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। यह समस्या केवल समुद्र में तैरते प्लास्टिक कचरे तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों महिलाओं और लड़कियों से भी जुड़ी है, जिनके जीवन में प्लास्टिक प्रदूषण ने गहरा असर डाला है। ये एक ऐसी हिंसा है जो ना तो तात्कालिक होती है और ना ही स्पष्ट, पर धीरे धीरे शरीर, समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। इसलिए इसे धीमी हिंसा कहा जा सकता है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक संकट भी बन चुकी है। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश अपने प्लास्टिक कचरे का निर्यात विकासशील देशों में करते हैं, उसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से बड़ी मात्रा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक शामिल होता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बड़ी समस्या है प्लास्टिक पॉल्यूशन में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आमतौर पर पारंपरिक रूप से घर की सफाई, खाना पकाने और बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों की जिम्मेदारी संभालती हैं। इन सभी गतिविधियों में शामिल होने वाले उत्पाद जैसे प्लास्टिक पैकिंग में आने वाले खाद्य पदार्थ, सस्ते सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक और घरेलू सफाई उत्पादन आदि में जहरीले रसायन होते हैं, जो सीधे महिलाओं के शरीर में प्रवेश करते हैं। आज भारत में सौंदर्य प्रसाधनों का उद्योग सालाना लगभग 10,000 करोड़ से अधिक हो चुका है। शोध बताते हैं कि सौंदर्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। देखिए, माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं, और इनसे बचना तो ना के बराबर है। माइक्रोप्लास्टिक्स जो हार्मोन के सावर को बाधित करते हैं, साथ ही इन उत्पादों में प्रयुक्त रसायन लंबे समय तक त्वचा, रक्त और प्रजनन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक दृष्टि से भी महिलाएं विषाक्त रसायनों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। उनके शरीर में वसा का मात्रा अधिक होती है, जो विषैले तत्वों को लंबे समय तक संचित रखती हैं। गर्भावस्था, मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति जैसे नैसर्गिक चरणों में ये प्रभाव गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। शोध के मुताबिक प्लास्टिक में मौजूद बिस्फेनॉल ए और वेथलेट जैसे रसायन गर्भस्थ शिशु के विकास को बाधित करते हैं, जिससे जन्मजात विकार, मानसिक समस्याएं और हार्मोन से संबंधित विकृतियां पैदा हो सकती हैं। प्लास्टिक कचरा अक्सर शहरी मलिन बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों के नज़दीक जमा होता है, जहां बुनियादी सफाई की व्यवस्था और कचरा प्रबंधन सुविधाओं का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित वह समुदाय होते हैं जो पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक हाशिए पर होने की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। इन समुदायों की महिलाएं जो पारंपरिक रूप से घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभालती हैं, आज वे अपने परिवार की आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा बीनने और जलाने जैसे खतरनाक कार्यों में संलग्न हैं। अब देखिए, कार्य
रोज़गार के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये और ज़्यादा प्रोन हो रही हैं प्रदूषण को लेकर। ध्यान देना योग्य तथा ये निश्चित तथ्य ये है कि देश के कई हिस्सों में महिलाएँ कचरा बीनने, घरेलू कामगार व कचरा पुनर्चक्रण इकाइयों में असंगठित मज़दूर के रूप में काम करती हैं। इन कार्यों में रोज़मर्रा का संपर्क प्लास्टिक से होता है, जैसे पॉलीथीन, बोतलें, प्लास्टिक थैलियाँ और टूटी घरेलू वस्तुएँ, जिनमें अक्सर खतरनाक रसायन मौजूदा होते हैं। इनसे त्वचा रोग, सांस की बीमारी इत्यादि होते हैं। देश में पर्यावरण नीति और कचरा प्रबंधन योजनाएं अक्सर तकनीकी और नगरीय समाधान केंद्रित होती हैं, पर यह जरूरी है कि इन योजनाओं में महिलाओं की भूमिका, उनके श्रम की असंगठित प्रकृति और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी प्रमुखता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संकट का एक अन्य आयाम श्रम और शिक्षा जुड़ा है। जो कि बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी महिलाएं और लड़कियां प्लास्टिक बीनने और पुनर्चक्रण केंद्रों में काम करती हैं। यह काम न केवल अत्यधिक असुरक्षित होता है, बल्कि अक्सर बिना किसी स्वास्थ्य सुरक्षा के किया जाता है। लड़कियों की शिक्षा भी इससे बाधित होती है, क्योंकि वह कम उम्र में ही अपनी माताओं के साथ उस कार्य से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, प्लास्टिक प्रदूषण लैंगिक रूप से एक पक्षपाती संकट बन चुका है, क्योंकि इसकी नीतियों और समाधान में अक्सर महिलाओं के अनुभवों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। पर्यावरण से जुड़ी नीतियों के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम होती है, और जो निर्णय लिए जाते हैं वे प्रायः तकनीकी या आर्थिक दृष्टिकोण से होते हैं। पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरत है चेंज करने की इस विषय में। स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले कॉरपोरेट क्षेत्र को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। उन्हें अपने उत्पाद की पैकेजिंग, वितरण और उपभोग की प्रणाली को पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से टिकाऊ बनाना होगा। केवल एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए, और उनके उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा से सुनिश्चित करना होगा। दूसरी, सरकार को अपनी कचरा प्रबंधन तंत्र को लैंगिक संवेदनशीलता के साथ पुनर्गठित करना होगा। इसमें महिलाओं को सुरक्षित और गरिमामय कार्यस्थल देना, कचरा प्रबंधन में महिलाओं को नेतृत्व भी भूमिका देना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान करना शामिल हैं। इसके अलावा स्कूलों और समुदाय कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को प्लास्टिक प्रदूषण के जोखिम और उससे निपटने के तरीकों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। बिल्कुल, एक अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है महिलाओं का और इस क्षेत्र से संबंधित लोगों का, वरना ये एक स्वास्थ्य आपदा बन जाएगी। आगे देखते हैं। फिलहाल खेल और अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है आईपीएल के अलावा। तो हम आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।